हेलो एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं पीटीएस नंबर 10 जो कि हेल्ड हुआ है 19 अप्रैल को। उसमें अपन मैथमेटिक्स के पार्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। और एक इन्फॉर्मेशन थी कि थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है, कोई मतलब कैमरा में तो वीडियो अवेलेबल नहीं हो पाएगा। बाकी उससे कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, अपन सॉल्यूशंस पे फोकस करते हैं। तो फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है। ये इक्वेशन दे रखी है, फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी टू हैव इन इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। देखो एक छोटी सी चीज़ आपको समझाता हूँ पहले मैं। तीन तरह की लाइंस होती हैं, ये अपन ने पहले भी एक जो पेपर हुआ था पीटीएस नंबर 1 या 2 था शायद, उसमें डिस्कस किया था कि जो लाइंस के अपने ये सॉल्यूशंस होते हैं ये तीन टाइप के होते हैं। इनमें पहला अपना होता है जिसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, ये आप एक बार नोट डाउन कर लेना तो काफ़ी बेहतर रहेगा आपके लिए। इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, रिवीजन मिल जाएगा आपको, ठीक है। जिसमें लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो इनका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, क्योंकि जितने जगह पे लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उतने सॉल्यूशन होंगे। तो एक ही सॉल्यूशन होता है। और इसके लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और ये a1 a2 b1 b2 कहाँ से आ रहे हैं कि अपनी दो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन लाइन की है a2x प्लस b2y और प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये अपनी फर्स्ट टाइप ऑफ लाइन हो गई। सेकंड टाइप ऑफ लाइन क्या होता है, पैरेलल लाइंस होती हैं। पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं, जो एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती, वो पैरेलल चलती रहती हैं। तो इसमें कहीं भी कट नहीं कर रही है, मतलब नो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि a1/a2 तो इक्वल टू होता है b1/b2 के, लेकिन ये c1/c2 के इक्वल नहीं होता, ठीक है। थर्ड और फाइनल अपना जो लाइंस का कंसेप्ट है वो है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस कैसी होती हैं, ऐसी लाइन जो परस्पर रेखाएं यानी कि एक दूसरे के ऊपर होती है। हिंदी में नाम लिख देता हूँ। ये तो होती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, और ये वाली होती हैं समानांतर रेखाएं, समानांतर। और कोइंसिडेंट होती हैं परस्पर, मतलब एक दूसरे के ऊपर चल रही हैं ये। तो अब ये जितने पॉइंट्स पे कट कर रही है उतने सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाते हैं, क्योंकि हर एक जगह पे ये एक दूसरे को टच कर रही हैं। इसकी इक्वेशन यानी कंडीशन क्या होती है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो अब यही अपन कंडीशन जो है अपने क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस दे रखा है, यानी कंडीशन कौन सी लगेगी, ये वाली लगेगी। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कोइंसिडेंट लाइन में होते हैं, यानी क्या लग जाएगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो अपन अप्लाई करेंगे a1/a2, यानी कि a और 6 आएगा, x का कोई रोल नहीं होता है। तो a/6 इज इक्वल टू b/में -8 - 2a, और इज इक्वल टू में आ जाएगा 2/-6। अब देखो मैं इन दोनों को कंपेयर करके a निकाल सकता हूँ, तो क्या आ जाएगा a/6 इज इक्वल टू 2/-6। 6 से 6 कैंसिल होगा तो a की वैल्यू -2 आ जाएगी। अब अपन इन दोनों को कंपेयर करके b निकाल सकते हैं। तो b/-8 माइनस, अब 2 इंटू ए की वैल्यू तो -2 रख दूंगा मैं यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा देखो -2 इंटू -2, यानी ये प्लस का 4 बन जाएगा। तो +4 आ गया इज इक्वल टू 2/-6। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 6b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 + 4 12, और 12 टू जा कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ से अगर अपन b को कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी a तो आ रहा है -2 और b आ रहा है 4, यानी डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी था, ये वाली चीज़ आप नोट डाउन कर लेना ताकि आपको रिवीजन में हेल्प मिलेगी। सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या दे रखा है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी। ये ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी और सी। इसमें क्या बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ साइड बी सी इज 6 सेंटीमीटर लेस, यानी कि जो बी सी है वो 6 सेंटीमीटर कम है, दुगने ये क्या लिखा है कि ए बी की लंबाई के दुगने से 6 गुना कम है। यानी अगर ए बी की लंबाई x माने तो ये दुगने से 6 कम है। और ये बोल रहा है भुजा ए सी की लंबाई भुजा ए बी की लंबाई से 20 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि ये x + 20 हो जाएगा, इससे 20 अधिक। आगे बोल रहा है कि त्रिभुज का परिमाप 62 है। परिमाप क्या होता है कि सारी साइडों का जोड़, यानी कि x + x + 20 + 2x - 6, ये अपन को 62 दे रखा है। तो ये बोल रहा है कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात करो, वो आगे का काम है, पहले x निकाल लेते हैं। तो x वाले टर्म्स को ऐड किया तो 4x आ गया, प्लस 14 बन गया इज इक्वल टू 62। यहाँ से 4x निकालेंगे, ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 62 - 14 यानी आ जाएगा
8 और यह आ जाएगा 4। ये 4x की वैल्यू है, यहाँ से x अपन निकालेंगे तो 12 आ जाएगा। अब सबसे लंबी साइड कौन सी होगी? ये देखो 12 प्लस 20 करेंगे तो 32 आ रहा है। ये 12 टू जा 24 माइनस 6 करेंगे तो 18 आ रहा है और ये 12 आ रहा है, तो सबसे बड़ी 32 हो गई। यानी कि जो बी ऑप्शन है वो एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इस थर्ड क्वेश्चन में अपन को क्या गिवन है कि इफ 10 की पावर 4 थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी ईजी होते हैं। इनको आप कॉम्प्लिकेटेड बना देते हो कि मतलब आप वैल्यूज़ को मतलब इस तरीके से सिंप्लीफाई करने लग जाते हो कि वो बड़ा बनता जाता है। देखो कितना आसान है, मैं बताता हूँ। अगर मान लो इसमें दे रखा है 10 की पावर 4 थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर अपन ऐसा करें कि इस 10 स्क्वायर थीटा को उधर भेज दें, तो 10 की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बनेगा। और ये एक आइडेंटिटी होती है जिसका वैल्यू होता है सेक स्क्वायर थीटा। यानी कि 10 की पावर 4 थीटा की जगह पे अपन ये रख सकते हैं। लेकिन अगर अपन एक काम करें, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो इसे अपन ये लिख सकते हैं साइन की पावर 4 थीटा अपॉन कोस की पावर 4 थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा जो है वो कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, अब यहाँ क्या होगा कि जो ये कोस स्क्वायर थीटा है ये दो पावर को काट देगा, तो दो पावर बच जाएंगी। फिर इस चीज को अपन यहाँ पे भेज देंगे, यानी कि साइन की पावर 4 थीटा की वैल्यू आ गई कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो इसने अपन से क्वेश्चन में क्या पूछा है वो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन की पावर 4 थीटा की जगह पे अपन कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो मैंने इसको चेंज कर दिया कोस स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज आ गया। और ये पहली अपनी आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो अपना इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो है वो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा 1, एकदम से करेक्ट है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है कि महेश स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम। अगर मैं उसकी इनकम को 100 मान लूँ और वो एक्सपेंडिचर उसका उसने 80% दे रखा है, यानी 80 ही हो जाएगा, तो सेविंग्स इसकी कितनी हो जाएंगी? 20 की सेविंग्स हो जाएगी। अब इसने नई कंडीशन दी है, इसने बोला है कि अगर उसकी इनकम 15% से बढ़ जाए, यानी उसकी इनकम बन जाए 115, 15% का ये यही मतलब होता है। एक्सपेंडिचर भी 5% से बढ़ जाए, 5% से बढ़ने का मतलब है 105/100 हो जाए। 20 से काटूंगा 4 बार, 5 बार, 5 से ये कटेगा 21 बार, 21 इंटू 4 आ जाएगा 84। तो ये बोल रहा है कि परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन सेविंग्स, सेविंग्स में कितनी, भाई ये बढ़ी है, ये बढ़ी है तो सेविंग्स भी बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? देखो पहले 100 और 80 था, तो सेविंग्स अपन ने माइनस करके निकाला था, अभी भी वही करेंगे। ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, सेविंग निकालने के लिए क्या करेंगे? 115 माइनस 84, तो ये आ जाएगा 31। अब इसने ये पूछा कि इंक्रीज कितना हुआ है, तो पहले 20 था अब 31 हो गया, यानी कि 11 बढ़ा है, 20 के ऊपर बढ़ा है, और परसेंटेज के लिए 100। ये 5 बार कटेगा, 11 5 जा 55% उसकी सेविंग्स में इंक्रीज आया है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन में अपन को क्या देखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो 11 से किसी भी नंबर को डिवाइड करके देखने के लिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखना पड़ेगा अपन को। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है वो अपन क्विकली देख लेते हैं। कि अगर मान लो अपन को ए बी सी डी ई एफ एक नंबर दे रखा है, तो 11 का रूल ये होता है कि आप ए प्लस सी प्लस ई करो, ठीक है, और फिर बी प्लस डी प्लस एफ करो, मतलब इनको अल्टरनेटली ऐड करो, और अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो, और ये डिफरेंस जो है ये 0 या फिर 11 या फिर 22 ऐसा कुछ नंबर आना चाहिए। अगर ये आ रहा है तो ये नंबर 11 से डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा। तो अपन देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन हो रहा है। देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 2 5 5 7 5 6। देखो 2 और 5 7, 7 और 5 12। फिर इनका क्या हो रहा है? 5 और 7 12, 12 और 6 18। भाई अंतर तो 6 आ रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड लिखते हैं 3 2 4 4 2 3। 3 और 4 7, 7 और 2 9, और 2 ये 9 आया, और फिर 2 और 4 6, 6 और 3 9, यानी 9 और 9 का अंतर 0 आ गया, यानी सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल 11 से डिवाइड हो जाएगा। बाकी आगे वाले आपके लिए मैंने छोड़ दिया, आप इनको चेक कर लेना ताकि आपको रिवीजन हो जाए या पता लग जाए कैसे कंसेप्ट यूज होता है। ठीक है, चलते हैं अपन 6 नंबर के क्वेश्चन पे। क्या दे रखा है कि द बेस रेडियस ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर इज 10.5, मतलब रेडियस दे रखी है 10.5। बेस रेडियस से सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है और कुछ भी नहीं है। बेस रेडियस का क्या मतलब है कि इसकी रेडियस तो वो बात एक ही है। ठीक है, ये बोल रहा है कि इफ द एरिया ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस, यानी कि सी एस ए जो है वो दे रखा है 792। सिलेंडर का सी एस ए क्या होता है? 2 π r h। ये दे रखा है 792, यानी बेसिकली इसने क्या दे रखा है? 2 इंटू
पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस अपन को दे रखी थी 10.5, मैं पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दूंगा, इंटू हाइट बराबर 792। यहाँ से कैलकुलेशन एक बार मत करो, क्योंकि आगे इसने जो भी पूछा होगा ना इसमें ये चीजें 100% कटेंगी, तो फालतू में मल्टीप्लाई डिवाइड कभी मत पढ़ना इस लोचे में। पूछा क्या है, वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का, भाई आप ये मेंसुरेशन के फॉर्मूले प्लीज याद कर लो, हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन कंफर्म रहता है, अगर याद रहेंगे तो काफी इजी रहेगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज पुट करते हैं अपन वॉल्यूम के लिए, तो देखो 22/7, आर का स्क्वायर करना है यानी 10.5 का स्क्वायर करना है, यानी मैं 105/10 गुणा 105/10 लिख देता हूँ। अब गुणा हाइट आएगी, तो देखो हाइट की वैल्यू रख देते हैं अपन, तो 7 और 10 तो इधर आके गुणा होंगे, यानी आ जाएगा 792 इंटू 7 इंटू 10, और ये जितनी भी चीजें हैं ये डिवाइड में आएंगी, यानी 2 इंटू 22 इंटू 105। अब देखो कितनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कटेगा सब कुछ। भाई 22 से 22 काट दिया, 105 से 105 काट दिया, देखो वो डिवाइड और मल्टीप्लाई का लोचा खत्म कर दिया अपन ने। 7 से 7 को भी काट दिया, 2 से अपन क्या करते हैं 792 को काट देते हैं। क्यों? क्योंकि देखो 10 से 10 कट रहा है, तो 2 से अपन इसको काटेंगे तो आ जाएगा 3, 9 और 6 आ जाएगा। आसान है यहाँ तक। अब ये 10 से काटें या फिर देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना थोड़ा हार्ड होगा, बड़ा जाएगा, तो काटेंगे कैसे काटेंगे, अपन 5 से काट लेते हैं 2 बार, 5 से काट लेंगे 21 बार, अब 2 से ये कट जाएगा, तो ये आएगा 198। अब 21 से इसको गुणा करना आसान है। वैसे अगर मैं यूनिट डिजिट से जाऊं तो देखो क्या लिखा है, 21 इंटू 198। तो देखो यूनिट डिजिट से देखने पे तो लास्ट में 8 अपन को दो ऑप्शन में मिला है, तो अब अपन थोड़ा सा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 21 को 8 से करते हैं तो 168 आता है, तो 8 लिखा, 16 कैरी लग गई। 21 को 9 से करा तो 189 आया, तो 189 में 16 ऐड होगा, तो देखो 9 और 6 15 आएगा, 8 और 1 9 और 1 10 आएगा, 205 आएगा, तो 5 लिखेंगे और 20 अपन कैरी देंगे। तो देखो 8 के बाद में 5 कौन से ऑप्शन में, इसमें भी नहीं है, इसमें है, यानी आंसर हो जाएगा। बाकी मैं पूरा भी कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, 21 एकम 21 और उसमें 20 जुड़ेगा तो 41 4158 आ जाएगा। बाकी सजेस्ट यही करूंगा कि एग्जाम में कभी पूरा मल्टीप्लाई मत करना, ऑप्शंस पक्का ऐसे मिलेंगे कि या तो यूनिट डिजिट से हो जाएगा या फिर एक जस्ट उसके अगले डिजिट से, टेंस वाले डिजिट से हो ही जाएगा। सेवन्थ क्वेश्चन में अपन को क्या गिवन है कि ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसकी वैल्यू अपन को सिंप्लीफाई करके फाइंड करनी है। काफ़ी इजी होते हैं ये वाले क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले अपन बोर्ड मास का यूज लेंगे, तो बोर्ड मास के अंदर पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर ऑफ फिर डिवाइड, ये सब बाद की बातें होती हैं। तो देखो यहाँ पे प्लस लग रखा है, तो देखो 2 ऑफ 5 का मतलब 10, ऑफ का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है, तो ये 10 बन गया, यहाँ प्लस आ जाएगा। अब अपन यहाँ पे ये फिर से प्लस लग रखा है, तो ये इतना एक्सप्रेशन एक साथ सॉल्व करके लिख देंगे। तो देखो ये 2 ऑफ 3 बन गया 6, ये 2 इंटू 6 बन गया 12, और ये 25/12 है, यानी 25/12 है, और बीच में इनके मल्टीप्लाई लग रखा है, और यहाँ 600 भाग है। मेरे को एक बात बताओ, पहले अपन क्या सॉल्व करते हैं, ऑफ सॉल्व करते हैं, तो पहले 25/12 सॉल्व होगा, तो वो सॉल्व करने के बजाय मैं डायरेक्टली भाग दे देता हूँ, यानी कि 25 मैंने ऐसा समझ लेते हैं अपन कि 25 × 12 कर दिया, जो मैं नीचे ले आया इंटू 6 करना है, ये 2 बार कटेगा, 25 दूनी 50 हो गया, 50 से एक बार, तो और ये 14 बार, तो ये कितना आ गया, 50 से एक बार अपन ने भाग दिया तो 10 बचा, फिर 100 के लिए 4 बार तो 14 आ गया, यानी प्लस के अंदर क्या आ गया 14 और प्लस में आ गया 10। यहाँ तक अपन सॉल्व कर चुके हैं, अब सिर्फ ये वाला पार्ट बचा है, तो इसमें देखो क्या होगा, ये 10 बन गया और 10/10 1 बन गया, यहाँ प्लस लग रखा है। अब यहाँ देखना, ये 20 बनेगा, 60 में 20 का भाग देंगे तो 3 आएगा, और 80 में से 3 जाएगा तो 77 आएगा, तो 77 और एक कितना बन गया, 78 बन गया। यहाँ पे एक सेकंड, ये कुछ गड़बड़ लग रही थी, ये वाला पार्ट अपन एक बार चेक कर लेते हैं। क्या लिखा है, 600/25 गुणा 12 और गुणा में 6, 6 से 12 कट गया 2 बार, 2 से 600 कटेगा 300 बार, 25 एकम 25, फिर 50 के लिए 2 आएगा, जब भी मेरे को यहाँ पे डाउट लग रहा था, ये 12 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 78 + 12 हो गया 90, और 10 अपन जोड़ेंगे तो 100 अपना इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि अपन को सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। काफी इजी क्वेश्चन था सिंप्लीफिकेशन का। चलते हैं अपन नेक्स्ट वन के ऊपर। ठीक है, 8 नंबर के क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है कि एक पाई चार्ट दे रखा है, इसमें परसेंटेज दिखा रखा है 15,000 एम्प्लॉयज का एक कंपनी के अंदर। स्टडी ने ये बताया, जो भी है वो फालतू बातें हैं, 25% ऑफ द एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट बी आर फीमेल्स। बी के अंदर 25% फीमेल्स हैं, जो फीमेल्स हैं वो 25% है, यानी कि जो मेल्स हैं वो 75% है। तो ये बोल रहा है कि हाउ मेनी मेल एम्प्लॉयज आर देयर इन दैट डिपार्टमेंट, यानी डिपार्टमेंट बी में। तो पहले तो ये बताओ कि टोटल एम्प्लॉयज 15,000 थे, उनका 24% बी में है, तो पहले तो मैं 24% निकालूंगा। अब ये बी के एम्प्लॉय आ गए,
अब इनमें से 75% मेल हैं, तो 75% का मतलब 3/4 होता है, तो 3/4 निकाल लेंगे। ईज़िली कैलकुलेट हो जाएगा। देखो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गया, 4 से 24 6 बार कट गया। 15 इंटू 6 90 हो गया और ये 1 ज़ीरो और यानी 900 आ गया, इंटू 3 करेंगे तो 2700 अपना फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ये ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 9 नंबर के ऊपर। सॉरी 8 8 8 2 बार कैसे हो गया ये? अच्छा यहाँ 9 है, कोई बात नहीं। 9 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक मैन्युफैक्चरर है, वो अनाउंस करता है कि ट्रेड डिस्काउंट 18% का 18% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है? वन ऑफ हिज डीलर परचेज 7 स्मार्टफ़ोन 7 स्मार्टफ़ोन खरीदे हैं बाय द कंपनी एट अ रेट ऑफ 36,000 ईच। हर एक की प्राइस अगर ये है, तो 7 की प्राइस कितनी हो जाएगी? 36,000 इंटू 7 यानी कि ये आ जाएगी 7 तिया 21 और 4 25 और ये यानी 2,52,000 आ जाएगी, बिल्कुल, ठीक है। फिर आगे क्या दे रखा है कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट क्या है? भई 2,52,000 की चीज़ें हैं, इन पे 18% का डिस्काउंट दिया, तो इसने ये पूछा है कि अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट यानी कि व्यापार छूट की राशि पूछ रहा है। यानी कि 18% ही निकालेंगे अपन। ये गलती बिल्कुल मत कर देना कि आप 82% निकाल रहे हो। उसने ये नहीं पूछा कि वो लास्ट में कितने में बेच रहा है। जब अपन 82 करते हैं, उसने सिर्फ़ ये पूछा है कि ट्रेड अमाउंट क्या है डिस्काउंट की। डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो कट गया। ये ज़ीरो एज़ इट इज़ लिखी। 18 दूनी 36 के लिए 6 लिखा, 3 कैरी आया। 18 पंजे 90 और 3 93 आया। का 3 लिखा, 9 कैरी लगी। 18 दूनी 36, 36 और 9 45। वैसे मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इतने पे भी रुक सकता था 3 तक भी, लेकिन अपन ने सॉल्व कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। एग्ज़ाम में आप ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। आंसर इसमें 82% का भी कन्फर्म मिलेगा, मैं फाइनल बता सकता हूँ। ऑप्शंस में चेक कर लेना आप, ठीक है? लेकिन गलती मत करना, ठीक है? आगे चल लेते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि सिंप्लीफाई करो इस एक्सप्रेशन को। अलजेब्रा का एक्सप्रेशन दे रखा है। अगर आपको आइडेंटिटीज़ याद आएँ, ऐसा क्वेश्चन कभी हार्ड नहीं लगेगा। क्या दे रखा है इसने? ये सॉल्व करना है। एक बात बताओ, अगर अपन को ये पता होता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर है 0 के, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है, वो 3abc के बराबर होता है। ये आइडेंटिटी नॉर्मल आइडेंटिटी है, पता है अपन को सबको, ठीक है? यही अपन इस क्वेश्चन में काम में लेंगे। कैसे लेंगे काम में? देखो, अगर मैं इसे a मान लूँ, ठीक है? इसे b मान लूँ, इसे c मान लूँ, मतलब a प्लस बी प्लस सी 0 चेक करना है। यानी कि a माइनस बी ये a हो गया, b माइनस सी ये कैपिटल B हो गया और c माइनस a ये कैपिटल C हो गया। इनका सम 0 आना चाहिए। तो देखो a से a कट रहा है, b से b कट रहा है, c से c कट रहा है। यानी कि a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है, मतलब कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो 3abc के बराबर हो जाएगा। यानी कि 3 टाइम्स a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए के बराबर हो जाएगा। और नीचे अपन को क्या दे रखा है? a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। तो ये वाली टर्म इससे कट गई। 3 अपना इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन था, अगर अपन को थोड़ी बहुत बेसिक आइडेंटिटीज़ याद हैं तो, ठीक है? 11 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप ध्यान देना प्लीज़ कि इंग्लिश के अंदर गलत दे रखा था सर ने, शायद डायरेक्टली या तो कोस सी माइनस 10 सी लिख दिया था, पता नहीं क्या, पर इंग्लिश में गलत दे रखा था। फिर मैंने भी पहले सॉल्व किया तो 2 बार गलत हुआ, फिर हिंदी में चेक किया तो सही दे रखा था, हिंदी से आंसर सही आ रहा है। तो ये आप प्लीज़ वेरीफ़ाई कर लेना, ठीक है? इसने बोला है कि साइन, अच्छा ये यहाँ पे इसने गलती भी कर दी है, ये 35 नहीं है, ठीक है? ये कल मतलब इसमें प्रिंटिंग एरर हो गया, साइन सी इज़ इक्वल टू 35/37 दे रखा था इस क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, अपन देख लेते हैं। साइन सी की वैल्यू 35/37 है, तो ये बोल रहा है कि कैलकुलेट करो कॉस सी इंटू में सेक सी माइनस में टेन सी। तो देखो काफ़ी ईज़ी होता है ऐसे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना। एक बात पता है अपन को कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। यानी 35 अगर परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस अगर 37 है। वैसे तो अपन को देखो पाइथागोरन ट्रिपलेट याद होना चाहिए, पर जिनको याद नहीं है उनके लिए बता देता हूँ। 37 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर का रूट लेना पड़ेगा। तो देखो, अच्छा एक चीज़ और सिखा देता हूँ यहाँ पे, आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगी। क्या बता रहा था मैं कि अगर आपको किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या करो, ए का स्क्वायर करो, बी का स्क्वायर करो, लेकिन हमेशा 2 डिजिट लिखो, ठीक है? वो मैं समझाऊँगा अभी एग्ज़ाम्पल से कैसे होता है। और फिर इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करके और यहाँ लिख दो 1 डिजिट छोड़ के और फिर ऐड कर दो। मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे एक एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं जो अपन को पता है, जैसे अपन को 25 का स्क्वायर पता है 625 होता है, फिर अपन बड़ा भी देख लेंगे, पहले ये सीख लेते हैं। तो देखो, 2 का स्क्वायर करो तो 0 4 लिखो, सिर्फ 4 मत लिखो। 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो इसमें 2 डिजिट ऑलरेडी है तो मैंने 2 की 2 लिख दी।
अब मैंने क्या बोला था कि इन दोनों नंबरों को गुणा करो, 5 दूनी 10 और 2 से और गुणा करो, तो 10 दूनी 20 आएगा। एक डिजिट छोड़ के 20 लिख दो आप, ठीक है। ये देखो ये 5 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा, बिल्कुल सही आ गया। अब एक बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, जैसे कि 89 का स्क्वायर ले लेते हैं अपन। 8 का स्क्वायर 64 लिख दिया, 9 का स्क्वायर 81 लिख दिया, फिर 9 अंठे नो मतलब 9 8 जा 72 और इंटू 2 करते हैं तो 144। तो मैंने एक डिजिट छोड़ा और 144 लिख दिया। ये एक आ गया, इनको ऐड करना है, यहाँ ऐड किया था ना अपन ने, यहाँ 2 आ जाएगा, एक कैरी लगेगी, यहाँ 9 आ जाएगा और यहाँ 7, 7921 होता है 89 का स्क्वायर। काफी इजी मेथड है ये वाला। तो इसी तरीके से 37 का स्क्वायर देखो 09, यहाँ 49, 7 3 जा 21, 21 का डबल 42, एक जगह छोड़ के लिखा अपन ने, तो 9 आएगा, 6 आएगा और 13 आएगा। तो आप अगर ऐसा करना प्रैक्टिस करोगे रोज, 3-4 क्वेश्चन, तो ये आपको मेथड काफी इजी लगने लग जाएगा। और एक चीज और बता देता हूँ, जिन नंबर्स के लास्ट में 5 होता है, जैसे ए और 5 एक टाइप का नंबर होता है, मैं एग्जांपल भी समझा दूंगा। इसका कैसे करते हैं कि पहले तो आप 5 का स्क्वायर 25 लिख दो और फिर ए को a+1 से मल्टीप्लाई करके लिख दो। जैसे कि यहाँ बताता हूँ, अगर मेरे को 65 दे रखा है, इसका स्क्वायर लिखना है, तो पहले तो 5 के लिए 25 लिख दो, फिर 6 के जस्ट बाद 7 आता है, तो 6 को 7 से गुणा करके 42, यानी इसका स्क्वायर ये हो जाएगा। ऐसा ही अपन यहाँ करेंगे, 3 के जस्ट बाद 4 आता है, तो 3 इंटू 4 12 हो गया और फिर 25 आ जाएगा। इसको अपन माइनस करेंगे तो 144 आ जाएगा, जिसका मतलब 12 होता है, यानी कि बेस अपना 12 आ गया। अब इसमें अपन वैल्यूज पुट कर देंगे, तो देखो क्या होगा, cos c, यानी कि cos c क्या होता है, मतलब cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 12/37। sec c क्या होता है, cos का उल्टा, यानी 37/12। और tan c क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 35/12। आसान है। तो देखो ये क्या आ जाएगा, 12/37। और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, बिल्कुल सही लिखा है अपन ने। तो 37 में से 35 जाएगा तो 2/12 आ जाएगा, 12 से 12 कटेगा, 2/37 अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, जो इस ऑप्शन में दे रखा है। एकदम इजी और काफी आसान क्वेश्चन था ये। बस आपको ये चीजें प्लीज ध्यान रखना, ये काफी हेल्प करेंगी कैलकुलेशन के अंदर। वरना आप बताओ 37 का स्क्वायर करके लिखोगे, उन्हीं में टाइम लग जाएगा। और अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो और बेस्ट है, 37 35 और 12 का ट्रिपलेट होता है, ये तो याद कर लोगे तो बेस्ट है। 3-4 ट्रिपलेट बता देता हूँ। एक तो जैसे होता है अपना 5 12 13 का, ठीक है। एक होता है 3 4 5 का, ठीक है। एक होता है 6 8 और 10 का। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स हैं, तो ये प्लीज आप नोट डाउन कर लेना और इनकी प्रैक्टिस करना है ताकि याद हो जाएंगे, ठीक है। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 12। इसमें दे रखा है कि ए और बी सेंटर्स हैं दो सर्कल के, ठीक है। तो जिसमें से एक की रेडियस 1 है, एक की रेडियस 18 है। ये एक सर्कल हो गया जिसकी रेडियस 1 हो गई, और एक सर्कल बड़ा सा हो गया जिसकी रेडियस 18 हो गई, ठीक है। इसने बोला है, अच्छा ए और बी है, तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ए बी की वैल्यू 25 है, भाई ए बी की वैल्यू 25 है, तो यहां से लेके यहां तक 25 बना देते हैं एक बार, जिसमें से 18 इधर हो जाएगी, एक इधर हो जाएगी, यानी कि बीच में 6 बची है। अगर कोई काम आएगा तो भाई देख लेंगे आगे। आगे चलते हैं। इसने क्या बोला कि सी इज द सेंटर ऑफ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस आर सेंटीमीटर विद, मतलब जो उपरोक्त दोनों वृत्तों से प्रत्येक को बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है, यानी कि एक ऐसा सर्कल बनाया जो दोनों को बाहर से टच कर रहा है। तो इसने बोला है कि इसकी जो रेडियस है ना, वो आर सेंटीमीटर है। तो ये बोल रहा है कि अगर ए सी बी एंगल 90 है, ए सी बी इसका जो सेंटर था वो सी था, इसने बोला ए सी बी एंगल 90 है, ये बी यहाँ टच कर रहा है, ए सी बी एंगल, ये एंगल 90 दे रखा है। तो ये बोल रहा है आर का मान ज्ञात करो। अरे यार बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो बताता हूँ कैसे। दो तरीके हैं सॉल्व करने के लिए, एक बेसिक है, एक फिर ट्रिक है। ट्रिक पे बाद में आते हैं, पहले बेसिक देख लेते हैं। कि भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रखा है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, यानी कि ये अगर अपन परपेंडिकुलर मान लें, यानी ए सी का स्क्वायर। तो देखो ये रेडियस 1 थी, ये रेडियस आर थी, यानी कि 1 प्लस आर का होल स्क्वायर आएगा। फिर अब इधर बेस का स्क्वायर बनेगा, तो ये आर थी, ये 18 थी, यानी आर प्लस 18 का होल स्क्वायर आएगा, बराबर में हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर आएगा। आप इसको इजीली सॉल्व करके और रेडियस बता सकते हो। एक बार मैं कर भी देता हूँ, तो ये आ जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 आर, प्लस में आर स्क्वायर प्लस 324 प्लस 36 आर, और इज इक्वल टू 625। तो देखो इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर वाले टर्म्स को क्लब करते हैं तो 2 आर स्क्वायर आ गया, 2 आर और 36 आर बन गया 38 आर, और 324 और 1 बन गया 325। इसमें से आके 325 माइनस होगा तो 300 बचेगा। पूरी क्वेश्चन को 2 से डिवाइड कर देते हैं अपन, तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 19 आर बराबर 150।
यहाँ से अगर r कॉमन ले लेंगे तो r प्लस 19 बराबर 150। भाई ये 150 कब बनेगा? मेरे को एक बात बताओ। अपन इनमें से ऑप्शंस रखते हैं। तो देखो अगर मैंने यहाँ पे 6 रखा तो देखो 2 मैंने क्यों नहीं रखा, क्योंकि 2 प्लस 19 21 बन जाएगा और 21 इंटू 2 तो 42 होता है। 6 रखा मैंने इसलिए डायरेक्टली, तो ये अब देखो 25 छीके 150 आ गया ना, यानी आंसर तो 6 आ गया। लेकिन इतना बड़ा नहीं करेंगे एग्जाम में। एग्जाम में ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक क्या लगाएंगे? ट्रिक कुछ नहीं होता है, बस दिमाग लगाना होता है क्वेश्चंस के अंदर। वो क्या है कि भाई 25 अगर दे रखा है तो 25 के लिए अपना पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है? 25 के लिए 25 के लिए पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है 25, 25, 24 और 7। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है अपना। यानी कि अगर ये वाली लेंथ 25 है तो इनमें से एक 7 होगी, एक 24 होगी, कोई से भी मान सकते हो। लेकिन ये बताओ कि ये अगर 18 है तो इधर ही 24 बन पाएगी। यानी कि अगर टोटल 24 बनानी थी, 18 ऑलरेडी दे रखी है, यानी ये 6 हो जाएगी। यानी कि आर 6 आ गई है। इधर वेरीफाई कर लो आप। भाई ये 7 होनी चाहिए, जिसमें से एक ये दे रखी है, यानी ये 7 आ जाएगी। तो कैसे भी कर लो, यानी कि आर हर बार 6 ही आएगा, यानी 6 अपना इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। और ये काफी ईजी मेथड है। अपन कल भी एक पेपर के अंदर अपन ने एक क्वेश्चन के अंदर पाइथागोरन ट्रिपलेट लगा के अपन ने आंसर निकाला था। तो प्लीज आप ऐसे क्वेश्चंस को करना सीखो, जिससे टाइम सेव हो आपका क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, 30 नंबर पे चलते हैं। इसमें बोला कि मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? अगर ए और बी दे रखा है तो रूट ए बी होता है। अगर आप क्विकली पूछना चाहो तो अगर मान लो ए और बी दो नंबर दे रखे हैं तो इनका मीन प्रोपोर्शनल तो होता है रूट ए बी। अगर अपन को थर्ड प्रोपोर्शनल कैलकुलेट करवाए तो वो होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। और फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए ए बी सी होते हैं, तो ये क्या होता है? बी इंटू सी अपॉन ए। ये प्लीज आप रिवाइज करते रहिए, ये भी बहुत बार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस आ ही जाता है। तो यहाँ क्या आएगा? 64.8 इंटू 39.2। अब कभी मल्टीप्लाई नहीं करना है, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। क्यों करें भाई ऐसे गलती अपन, जब अपन को आंसर्स मिल रहे हैं डायरेक्टली? कैसे? देखो, इसको आप 2 से डिवाइड करके लिखो तो क्या आएगा? मतलब ब्रेक कर रहा हूं मैं इसको दो टर्म्स के अंदर, तो क्या आ जाएगा? 32.4, बिल्कुल ऐसा आएगा। ठीक है, अब क्या करूं कि इसको ऐसा का ऐसा लिख दो। अब देखना क्या बनेगा ये। 324 एक स्क्वायर होता है किसका? 18 का। यानी कि मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 324 अपॉन 10। ये बाहर मैं निकाल लूंगा। 392 है, इसको मैंने लिख दिया 392 अपॉन 10 इंटू 2 बना दिया। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके देखो एक बार क्या बनता है। तो देखो क्या आएगा? 324 अपॉन में 10 इंटू 10 तो मैं 100 लिख देता हूँ। इनको गुणा करो तो ये 4 बनेगा और 9 दूनी 18 बनेगा और ये 7 बनेगा। बिल्कुल बन गया। अब देखो कितना आसान बन गया क्वेश्चन अपने लिए। 324 का रूट 18 होता है, 784 का रूट कितना होता है? 28 होता है, और 100 का रूट 10 होता है। आंसर आ गया। अब देखो 18 इंटू 28 कर लो, तो या तो आप 18 इंटू 28 कर लो या फिर काट लो। लेकिन काटना कभी भी मतलब काटना कभी नहीं चाहिए जब नीचे 10 दे रखा हो। पॉइंट लगाना सीखो आप। और एक चीज बताओ मेरे को, मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। 8 को 8 से गुणा करने पे 64, यानी यूनिट डिजिट 4 आती है। कौन से ऑप्शन में है 4? एक में ही है, यानी आंसर आ गया। ऐसे ही टाइम बचाना है। ठीक है, यूनिट डिजिट से कर लिया, बाकी आप मल्टीप्लाई करिए डिवाइड करोगे तो भी यही आएगा। चलते हैं अपन 40 नंबर पे। क्या बोला है कि एट अ कैफे रमा बॉट ड्रिंक्स। 13 दोस्तों के लिए उसने 515 रुपए में ड्रिंक्स खरीदी। यानी कि 13 उसके फ्रेंड्स हैं, जिसमें से उसने 515 रुपए की ड्रिंक्स पिलाई है उसने। ठीक है, कुछ को कॉफी चाहिए थी जबकि अन्य को ब्लैक टी चाहिए थी। अब ये नहीं पता कितने कितने हैं। तो अगर अपन कॉफी वाले इंसान एक्स मान लें तो जो टी वाले इंसान है वो 13 माइनस एक्स हो जाएंगे। और ये बोल रहे कि एक सामान्य कप कॉफी की कीमत 45 रुपए है और एक सामान्य कप ब्लैक टी की कीमत 35 रुपए है। ठीक है, उसने कितने कप चाय खरीदी? काफी आसान क्वेश्चन है। चाय पूछ रहे हैं कि कितने कप खरीदी। देखो एक बात बताओ, एक्स कॉफी के कप थे, एक कप 45 रुपए का था, यानी टोटल कॉफी पे स्पेंट रुपए 45 एक्स हो गए। एक कप टी का मतलब इतने रुपए का था, इतनी टोटल टी खरीदी। तो टोटल को जो टी पे स्पेंड रुपए हैं वो 13 माइनस एक्स इंटू 35 हो गए। ये टोटल रुपए स्पेंड आ गए और ये अपन को 515 दे रखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को वैसे अपन रेशियो मेथड से भी जा सकते थे, लेकिन अगर बेसिक से जब आसान इक्वेशन बने और सिंप्लीफाई होके आंसर आए तो अपन निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो क्या हो जाएगा, 45x प्लस 13 इंटू 35 करेंगे। 13 पंजे 65 होता है, 6 कैरी लगेगी, 13 तिये 39 और 6 455 आ जाएगा, माइनस 35x और बराबर 515। ये 10x आ गया, 455 उधर जाके माइनस होगा तो ये आ जाएगा 60 आ जाएगा। 45 में से 51 6 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। यानी x की वैल्यू 6 आ गई। x की वैल्यू 6 आ गई यानी कॉफी 6 थी, 13 में से 6 जाएगा यानी चाय 7 थी। इसने चाय पूछा है, ये ध्यान देना। चाय पूछा है तो चाय 7, यानी डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा।
काफ़ी ईज़ी चल रहा है पेपर आज का, मतलब सारे क्वेश्चन ही ऐसे थे जो काफ़ी ईज़ी हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। 15 नंबर, इसमें क्या दे रखा है कि एक क्यूबॉइड दे रखा है जिसके डायमेंशंस ये हैं और ये बोल रहा है कि ये कितने मतलब घन में, कितने समान बड़े घनों में विभाजित किया जा सकता है। हाउ मैनी आइडेंटिकल लार्जेस्ट क्यूब्स। भाई लार्जेस्ट क्यूब की बात कर दी ना इसने, यानी कि अपन एचसीएफ लेंगे। देखो मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन कैसे होता है कि अगर मान लो एक बात बताओ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है, जितनी क्यूबॉइड वॉल्यूम कवर करेगा, एक बड़ा क्यूबॉइड जितनी वॉल्यूम कवर करेगा उतनी ही तो छोटे छोटे जो क्यूब्स अपन बनाएंगे वो वॉल्यूम कवर करेंगे, यानी कि वॉल्यूम इनका हमेशा बराबर होता है। ये आपको कंसेप्ट समझ में आता है? ठीक है, तो देखो एक मेरा क्यूबॉइड था, अब मैं कितने क्यूब बनाऊंगा, कितने घन बनाऊंगा मुझे नहीं पता है, तो इनको मैं एन मान लेता हूं, यानी कि जो एक क्यूबॉइड की, एक घनाभ की जो वॉल्यूम है वो एन क्यूब्स की वॉल्यूम के बराबर हो जाएगी। बिल्कुल सही बोला मैंने, ये लाइन आप ध्यान से समझना, इसलिए मैंने इतना धीरे-धीरे बोला इस चीज़ को, कि जितने भी वॉल्यूम मतलब एक क्यूबॉइड का होगा, उतना ही वॉल्यूम मेरे सारे n क्यूब्स का हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं n की वैल्यू निकालता हूँ, तो वो क्या आएगी कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम अपॉन क्यूब का वॉल्यूम। लेकिन ये फॉर्मूला जब अपन अप्लाई करते हैं, जब अपन को क्यूब का साइड दे रखा होता, तो क्यूब का साइड नहीं दे रखा है। तो देखो अब एक बात बताता हूँ, n की वैल्यू क्या आएगी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की वॉल्यूम तो मैं लिख देता हूँ LBH होती है, यानी कि मैं वैल्यू पुट करूंगा तो आ जाएगा 75 इंटू 150 इंटू में 165 75। अब नीचे क्या आएगा भाई, देखो अगर साइड दे रखी होती ना तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे साइड इंटू साइड यानी a का क्यूब रख देता और मेरा आंसर आ जाता n का। लेकिन इसने अब ये बोला है कि लार्जेस्ट आइडेंटिकल क्यूब्स रखने हैं, तो यहाँ पे पता है क्या करते हैं अपन कि इन तीनों नंबरों का अपन HCF ले लेते हैं, क्योंकि लार्जेस्ट अपन को उसके अंदर रखना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आना चाहिए। ठीक है, मतलब कि जो HCF अपन निकालेंगे तो वो क्या आएगा, देखो ये तीनों नंबर 25 से डिवाइड हो रहे हैं, HCF निकाल के भी देख लेना आप, 25 ही आएगा। तो मैं इसके अंदर 25 इंटू 25 इंटू 25 कर दूंगा। अब ये बहुत ही बेसिक से कैलकुलेशन आ गई है, कैसे सोल्व करेंगे भाई, ये इसको 3 बार काटेगा, ये इसको 6 बार काटेगा और ये इसको 7 बार काटेगा। तो देखो क्या हो जाएगा, 6 18, 18 इंटू 7 करेंगे अपन तो 126 आता है, ये अपना आंसर हो जाएगा। और भाई प्लीज आप है ना, देखो एक चीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 25 तक तो स्क्वायर, 10 तक क्यूब्स और भाई 20 तक तो टेबल्स याद करो ही करो, मतलब ये तो मैंडेटरी चीज़ है। अगर आगे कर रहे हो तो फिर वो आपको और ज़्यादा हेल्प करेगी कैलकुलेशन फास्ट करने में, लेकिन अगर उतनी नहीं करना चाहते हो तो भी इतना करना तो मैंडेटरी है। ठीक है, तभी आप पेपर जल्दी सॉल्व कर पाओगे, वरना आप मैथमेटिक्स में ही 30 से 35 मिनट दोगे तो फिर बाकी आपको जो भी सब्जेक्ट्स हैं 3 उनमें काफ़ी दिक्कत आएगी। तो प्लीज़ आप ये चीज़ करिए। 60 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, 60 नंबर के क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है कि इसको सिंप्लीफाई करना है, ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है। देखो एक बात बताता हूँ कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है ना, हर पेपर के अंदर आप एक बोनस मान के चलिए, क्योंकि काफ़ी इजी कैलकुलेशन होती है, सिर्फ बोर्ड मार्क्स लगाना होता है। तो प्लीज़ आप है ना हर रोज़ 8 से 10 क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर लिया करें, ताकि आपको मतलब ये हैबिट में आ जाए और गलतियाँ ना करो आप छोटी-छोटी। ये क्वेश्चन हर कोई कर लेता है, बस इनमें माइनर मिस्टेक के कारण ही तो नेगेटिव में लेके जाते हैं ये नंबर। ठीक है, अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसमें क्या बोला है, 2.25 प्लस में 4.25 और प्लस में दे रखा है 11/2 का होल क्यूब। और ये ये प्लस नहीं था भाई, पेपर के अंदर ये डिवाइड था, कैलकुलेशन ये मतलब प्रिंटिंग एरर हो गया है और यहाँ पे 3 था। ठीक है, एक बार आप चेक कर लेना यहाँ पे ये डिवाइड और 3 दे रखा था, कोई बात नहीं वो प्रिंटिंग एरर है। और प्लस 36, इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा, 2.25 प्लस 4.25 यानी 6.5 आ गया है। प्लस 11/2 का मतलब होता है 5.5, इसका क्यूब करना है, फिर भाग देना है। तो भाग बाद में सोल्व होगा, पहले ऑफ सोल्व होता है। तो ये 4 आ जाएगा, क्योंकि ऑफ का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, -12 का स्क्वायर आ गया प्लस 36 आ गया। ये कितना बन गया, 12 बन गया। 12 का क्यूब क्या होता है, 1728 बटे करना है 4, -12 का स्क्वायर 144 करना है प्लस 36 करना है। ये 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, फिर 4 तिया 12, 4 दूनी 8, -144 आ जाएगा प्लस 36 आ जाएगा। तो अपन इन दोनों को पहले ऐड ही कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 468, माइनस करना है 144, तो ये कितना आ जाएगा, 8 में से 4 जाएगा 4, 6 में से 4 2, 324 अपना फाइनल आंसर आ गया। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। चलते हैं 70 नंबर के ऊपर। ठीक है, ये 70 नंबर के क्वेश्चन एक बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें अपन को क्या दे रखा है कि 78 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, यानी कि अपस्ट्रीम में जाता है ये। ठीक है, तो अपस्ट्रीम के अंदर क्या होता है कि जैसे अगर पानी इधर बह रहा है तो अपस्ट्रीम का मतलब आप नाव के उल्टे जाओगे,
और जब उल्टे जाओगे तो आपकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, मतलब x माइनस वाई आएगा। फिर इसने क्या बोला कि बैक इन टोटल 32 आवर्स, यानी कि 78 किलोमीटर की दूरी तय करता है, लेकिन इस बार जैसे जिधर पानी बह रहा था उधर ही वो बहने लग जाता है। यानी कि देखो पानी भी इधर जा रहा है, नाव भी इधर जा रही है, तो दोनों की स्पीड जुड़ेगी तो x प्लस वाई आ जाएगा। ये काम वो 32 घंटे में करता है। इसी तरीके से आगे दे रखा है 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 52 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम के अंदर तो x प्लस वाई आ जाएगा और बराबर दे रखा है 9। अब देखो सेम क्वेश्चन पीटीएस नंबर 9 यानी कल वाले लेक्चर में भी आया था। उसमें भी मैंने आपको ये बोला था कि आप अगर x माइनस वाई एक्स प्लस वाई इनकी वैल्यूज को चेंज करके सोल्व करना चाहोगे तो काफ़ी लंबा जाएगा और कैलकुलेटिव भी बन जाएगा। आसान बनाने के लिए 78 और 15 का आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम इनका 3 आ रहा है। ऐसे ही देखो 78 और 52 का एलसीएम ले लो तो 13 आ रहा है। यानी कि ये भी 13 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 13 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है तो आप वैल्यूज पुट करके भी देख सकते हो। जैसे देखो मैंने 78 भाग 3 किया तो कितना आया 26, और 78 भाग 13 किया तो कितना आया 6। तो 6 और 26 जोड़ने पे 32 आ रहा है, मतलब मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही नीचे 15 भाग 3 करेंगे तो 5 आएगा, और 52 भाग 13 करेंगे तो 4 आएगा। और देखो 5 और 4 9 बन रहा है। सेटिस्फाई करवा लिया, लेकिन ये एग्जाम में नहीं करवाना है अपन को, तो डायरेक्टली आंसर पे फोकस करना है। तो देखो x माइनस वाई को मैंने 3 माना है और x प्लस वाई जो है वो अपन ने 13 माना था, तो यहाँ 13 आ जाएगा। अब x की वैल्यू निकालने के लिए तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, यानी कि 16/2 8 आ जाएगा। y के लिए इन दोनों को घटा के 2 का भाग दे देंगे, यानी 10/2 5 आ जाएगा। ये x और y की वैल्यू आ गई, जिसमें x अपनी नाव की स्पीड होती है और y अपनी पानी की स्पीड होती है। अब आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में इसने क्या बोला है कि कितनी दूरी कवर करेगी ये नाव स्टिल वाटर में 14 घंटे के अंदर। मेरे को एक बात बताओ, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। पानी अपना शांत है, मतलब पानी की कोई स्पीड नहीं है, यानी कि इसका कोई रोल नहीं है, अपन को सिर्फ नाव की स्पीड चाहिए। इसने पूछा है कितनी दूरी कवर करेगी 8 की स्पीड से और 14 घंटे में, यानी 14 इंटू 8। तो इसको अगर अपन सोल्व करते हैं तो 112 अपना आंसर आ जाएगा, यानी कि ये 112 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। जो ए ऑप्शन है वो एकदम से करेक्ट हो जाएगा। तो ये अपने इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। मैंने ये बस अपन को इसीलिए समझाया आपको कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले बोट एंड स्ट्रीम का, तो उसमें आप वो ना करें, यू और वी मानना, कैलकुलेशन करना फालतू का काम है वो। आप डायरेक्टली एसएम लीजिए और यहाँ पे वैल्यूज पुट करिए, ताकि डायरेक्टली आपको आंसर मिल सके और कम टाइम में मिल सके। ठीक है, तो चलते हैं अपन 80 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। चलते हैं अपन 80 नंबर के क्वेश्चन पे। इसमें क्या रखा है कि एक डिसऑनेस्ट फ्रूट सेलर है। भाई एक चीज़ मैंने पहले भी बहुत बार मेंशन करी है कि आप इन कंसेप्ट्स को आराम से ऐसा क्लियर कर लीजिए कि कभी आपकी दिक्कत ना आए। मेरे को एक बात बताओ, मैंने बोला था बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन हर पेपर में आएगा, आ गया। ठीक है, देख लेते हैं। और ये करना कैसे है? अपन को रेशियो मेथड से करना है, ताकि कैलकुलेशन भी आसान हो जाए और जल्दी भी सॉल्व हो जाए। एक जो फल विक्रेता है बेईमान है, वो 36% लाभ पर फल बेचता है। तो दुकानदार के पर्सपेक्टिव से अपन हमेशा चीजें देखते हैं, तो और जितने भी वेट्स होते हैं उनको अपन हमेशा रुपए मानते हैं। ये चीजें 2-3 मेरी बताई हुई हैं। ठीक है, तो 36% लाभ पे बेचता है, यानी कि अगर मैं 1000 रुपए की चीज मान लूं तो वो उसको 1360 पे बेचता है। 36% प्रॉफिट का मतलब यही होता है। ठीक है, और लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पे इतने ग्राम लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पे 850 ग्राम वजन का ही उपयोग करता है। तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज आप दिमाग में ये बिठाइए कि दुकानदार ने 850 ग्राम दिया है, तो दुकानदार ने 850 ग्राम ही तो खरीदा होगा ना। यानी दुकानदार के लिए 850 ग्राम ही रुपए लगे हैं उस चीज के, यानी 850 रुपए। और कमाए कितने उसने? 1 किलोग्राम के, यानी 1000 ग्राम के रुपए। यानी दुकानदार के खर्चा इतना आया और उसने बेचा इतने में। ये बात आप क्लियर करिए। ठीक है, 850। बहुत से बच्चे इधर लिख के क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। अरे भाई दुकानदार के यहाँ से गया तो 850 ग्राम ही है ना, यानी वो इतने के ही रुपए देगा, मिले उसको इतने हैं। अब ये रेशियो मेथड है, अपन इसको सोल्व करते हैं। तो देखो ये इसको काट देगा, 0 0 को काट देगा, यानी 85:136 आ गया। मतलब इधर कॉस्ट प्राइस चलती है अपनी, इधर सेलिंग प्राइस चलती है। इसने पूछा कि प्रॉफिट कितना कमाया, तो या तो डायरेक्टली कर लो या फिर और काट लो। तो ये 17 से कट रहा है, 17 से 5 बार और ये 17 से 8 बार। 5 से 8 पे कोई चीज बचेगा तो 3 रुपए कमाएगा, 5 रुपए के ऊपर कमाएगा। और परसेंटेज निकालने के लिए 100, ये 20 बार कट गया, यानी 60% वो प्रॉफिट में रहता है। ठीक है, काफी इजी हो जाता है ऐसे क्वेश्चन, और हर बार आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। 90 नंबर पे चलते हैं। 90 नंबर के क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है कि
एक ये एक्सप्रेशन दे रखा है और अपन को इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी ईज़ी होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में आप डायरेक्टली ऐसी चीज़ें बनाइए जिनसे आप ए, बी और सी की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख सको। यानी कि इस चीज़ से मेरा क्या मतलब है वो मैं समझाता हूँ। कि अपन को जो दे रखा है एक बार वो लिख लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2a माइनस बी प्लस 2c दे रखा है। अब देखो एक चीज़ करते हैं अपन कि इन सारी चीज़ों को उधर ले जाते हैं और ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ ये लास्ट में आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको ऐसा टाइप पहले से देखा हुआ है जब तो आप सॉल्यूशन देख लीजिए, वरना आप समझिए एक बार। लास्ट तक हर एक चीज़ का डाउट क्लियर हो जाएगा। भाई ए स्क्वायर आया, बी स्क्वायर आया, 4c स्क्वायर आ गया, प्लस सी आ गया। ये इधर -4 आ जाएगा होके, और ये -2 भी जो है वो 2 प्लस का 2 भी बन जाएगा, और प्लस का 4c इधर आके माइनस का 4c बन जाएगा। बराबर में सिर्फ 0 बच गया। इधर अपन बाद में वैल्यू रख देंगे जब अपन ए, बी और सी फाइंड कर चुके होंगे, जब का काम है ये। अब एक बात बताओ, अगर मैं इनको सबको एक परफेक्ट स्क्वायर बना लूं तो क्वेश्चन आसान बन जाएगा। कैसे बनाते हैं वो देखिए। भाई बी का स्क्वायर दे रखा है और प्लस में 2 भी दे रखा है। यानी कि कुछ कुछ एक ऐसी चीज अपन को समझ में आ रही है कि अगर मैं बी प्लस वन का होल स्क्वायर जब सोल्व करता हूँ तो बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 आता है। तो देखो बी स्क्वायर है मेरे पास में, 2b है मेरे पास में, अरे 1 ही तो नहीं है, तो 1 यहाँ से निकाल लेंगे अपन। यानी कि 1 और 5 मैंने निकाल लिया, तो मैं ये और ये काम में ले चुका हूँ, और इनको मैं बी प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख चुका हूँ। जो बचा है वो मैंने छोड़ दिया। अब आप एक बात बताइए, 4c का स्क्वायर दे रखा है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 4c का स्क्वायर दे रखा है, माइनस में 4c दे रखा है, ये कब आएगा? भाई 4c का स्क्वायर कब बनेगा? जब 2c का होल स्क्वायर करोगे आप, हाँ या ना? यानी ये ए स्क्वायर वाली टर्म हो गई। फिर यहाँ पे प्लस के अंदर बी स्क्वायर की टर्म आएगी, और फिर ये माइनस कब आता है? जब अपन -2ab करते हैं, यानी -2ab। यानी कि अब देखो 2c तो ऑलरेडी है ए वाला, अब बस b तो रखना है। अरे ये ऑलरेडी माइनस का 4c बन गया, यानी यहाँ पे सिर्फ 1 बचा है, यानी यहाँ पे 1 बचा है। अब ये चीज क्या बन गई इवेंचुअली? ये बन गई 2c प्लस 1 का होल स्क्वायर। करके देखना आप, 2c प्लस 1 का होल स्क्वायर यही आएगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो आप एक बार इसको रिपीट करके देखो, पक्का समझ में आएगा। अब यानी कि ये 1 मैंने कब काम में लिया? जब मैंने 5 के अंदर से 1 और 4 को ब्रेक कर दिया। यानी कि अब मेरे पास में एक 4 बचा है, एक ए स्क्वायर बचा है, और एक माइनस का 4a बचा है। इनसे भी कैसे बनेगा? अरे ए स्क्वायर माइनस 4a और प्लस का 4 बचा है। ये क्या दिख रहा है? a माइनस 2 का होल स्क्वायर नहीं दिख रहा? आप करके देखो, यही आएगा। यानी प्लस में a माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया बराबर 0। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना, सुनना, सिर्फ सुनने पे फोकस करना। मेरे को एक बात बताओ कि अगर कोई भी एक ए नंबर दे रखा है, इसका स्क्वायर करना है, आप ए की जगह पे प्लस की वैल्यू रखो चाहे माइनस की, पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव, इसका जब अपन स्क्वायर करेंगे तो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, माइनस के थ्री का स्क्वायर भी करते हैं तो भी प्लस का ही 9 आता है, यानी पॉजिटिव वैल्यू आती है। यानी कि इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो पॉजिटिव, इसको सोल्व करूंगा तो पॉजिटिव, इसको सोल्व करूंगा तो पॉजिटिव। मेरे को एक बात बताओ, किन्हीं भी 3 पॉजिटिव नंबर्स को अपन ऐड करके 0 ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते। कुछ भी आए, चाहे कुछ पॉइंटों में वैल्यू आ जाए, चाहे, लेकिन कुछ तो आएगा ना ऐड करने पे। ऐसा तो है नहीं कि 0 आ जाएगा। यानी कि इस चीज़ का मतलब क्या बनता है कि ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के, ये भी 0 के बराबर है। अगर मैं इसको 0 के बराबर रखता हूँ तो b की वैल्यू -1 आ जाती है। इसको अपन, एक सेकंड, ये 2c प्लस 1 का स्क्वायर नहीं आएगा ना, यहाँ माइनस था, यानी ये 2c माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा। तो इसको भी मैं बराबर रखूंगा तो c की वैल्यू 1/2, और इसको रखूंगा तो a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो देखो अब सारी वैल्यूज आ गई, बस अपन को क्या करना है? पुट करना है। यानी कि 2 का क्यूब आएगा, प्लस में b का स्क्वायर करना है यानी -1 का स्क्वायर, प्लस c करना है यानी 1/2। वैल्यूज पुट कर दी, ये 8 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1/2 आ गया, यानी 9 प्लस 1/2 करना है। ये कितना बन जाएगा? 19/2 बन जाएगा। 19/2 अपन को सी ऑप्शन में दे रखा है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था ये। बस मैंने क्या बोला, एक बार आप ये स्क्वायर बनाना सीखो, इस चीज को आप दोबारा से रिपीट करके देखो, आपको पक्का समझ में आएगा। और ये देख लेना भाई, थोड़ा सा माइनस था तो यहाँ पे बस माइनस आ जाएगा, वो गलती से लिख दिया था। ठीक है, 20 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे मैं आपको एक डिटेल में कंसेप्ट थोड़ा-सा बता दूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी देख लेते हैं अपन। tan 225 माइनस में sec 135 और प्लस में cot 45 दे रखा है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इस चीज़ को अपन ऐसे समझते हैं। मेरे को एक बात बताइए कि एक छोटा-सा कंसेप्ट होता है जो मैं बता देता हूँ कि अगर अपनी ये एक्सिस है, इसमें ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो क्या होता है कि एक ट्रिक होती है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ठीक है, आसान है ट्रिक एकदम। ऐड शुगर टू कॉफ़ी। इसका, इससे मेरा क्या मतलब है कि ए फर्स्ट से स्टार्ट होगा तो ए एस टी
सी, मैंने सबके फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट्स थे वो लिखे हैं। इस चीज़ से क्या मतलब है, एक बार पूरी कहानी सुनिए, लास्ट में आपको सब समझ में आ जाएगा। ये होता है अपना 0 डिग्री। अब ये 90 है, यानी ये 90 डिग्री हो जाएगा। फिर ये 90 है, यानी ये 180 डिग्री हो जाएगा और ये जो है वो 270 डिग्री हो जाएगा और फिर आगे वापस 360 चालू हो जाता है, जो 0 के बराबर ही होता है। ठीक है? अब कहानी क्या है? ए से मेरा मतलब है कि इस क्वाड्रेंट में ए का मतलब ऑल, यानी कि ऑल पॉजिटिव होता है। इस क्वाड्रेंट के अंदर जितनी भी चीज़ें अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं, वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, यानी ऑल पॉजिटिव। एस से मेरा मतलब है साइन, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव रहता है, बाकी का सब नेगेटिव आता है, वो मैं समझाऊंगा कैसे आता है। टी का मतलब है मेरा टेन, टेन का उल्टा कोट, यानी कि सिर्फ ये दो पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। सी से मेरा मतलब है कोस, कोस का उल्टा सेक, यानी कि ये सब पॉजिटिव दोनों, बाकी के सब नेगेटिव। अब अपन आते हैं कहानी पे। एक चीज और कि ये जो लाइन होती है ये चेंजिंग लाइन होती है, चेंजिंग लाइन, और ये जो होती है ये सेम रखती है। अब आप कहानी सुन ली, अब आप क्वेश्चंस पे आइए डायरेक्टली। क्वेश्चंस पे कैसे आते हैं, एक बात बताइए। अगर मेरे को उसने पूछा है साइन के अंदर 150 डिग्री, तो मैं क्या लिखूंगा इसको ब्रेक करके सोल्व करने के लिए? वैल्यूज याद कभी नहीं करनी है इस क्वेश्चन के अंदर कि आप वैल्यू रटने लग रहे हो, इनकी वैल्यू कितनी रटोगे, नहीं रटी जाएंगी। करना कैसे है वो देखिए, कंसेप्ट समझना जरूरी है। भाई 150 को अपन 90 प्लस 60 लिख सकते हैं या नहीं, हाँ या ना, लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए, मैंने बोला साइन 90 प्लस थीटा है मेरे पास में। भाई यहां से स्टार्ट करते हैं अपन, तो 90 यहां आ गया, प्लस थीटा करेंगे मतलब इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे अपन। इस क्वाड्रेंट के अंदर पहली बात तो साइन पॉजिटिव रहता है, यानी कि पहली बात तो मेरी वैल्यू प्लस के अंदर आएगी। नेगेटिव वाले भी करेंगे, पहले सुनिए। और जो ये लाइन होती है वो चेंजिंग लाइन होती है। अब चेंज किस में करते हैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ। साइन जो है वो कोस में बदलता है और कोस साइन में। ठीक है, फिर जो टेन होता है वो कोट में बदलता है और कोट टेन में बदलता है, दोनों तरफ एरो लगा रहा हूं मैं। और फिर सेक लिखा अपन ने, ये कोसेक में, और कोसेक जो है वो सेक में बदलता है, ये ध्यान रखना। तो जो साइन है वो मैंने बोला ये चेंजिंग लाइन है, तो चेंज कर देगी क्योंकि 90 प्लस थीटा इस लाइन से आया है, यानी कि ये बदल देगा इसको कॉस में, और थीटा एज इट इज आ जाएगा, यानी कि cos 60 आ गया। एक एग्जांपल और देखना, अगर मान लो मैंने लिखा टेन के अंदर हम 150 ही ले लेते हैं एक बार, ताकि आपको नेगेटिव वाला भी कंसेप्ट समझ में आए। फिर एक और बड़ा बता दूंगा मैं दूसरा, देखना। टेन 150 को क्या लिख सकते हैं, टेन 90 प्लस 60 लिख सकते हैं, टेन 90 प्लस थीटा। फिर से मैं इसी लाइन पे आया, प्लस थीटा करूंगा, इसी क्वाड्रेंट में आऊंगा। इस क्वाड्रेंट में तो सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी का सब नेगेटिव होता है, यानी पहली बात तो ये नेगेटिव आएगा। दूसरी बात क्या है कि ये लाइन बदलती है, चेंज होती है। टेन जो है वो कोट में बदलता है और 60 हेजिटेज आ जाएगा। अब कोट 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है, यानी माइनस में 1/√3 आ गया। माइनस वाला कंसेप्ट भी समझ में आ गया। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन पे चलते हैं और फिर से ये सारी चीजें आपकी रिवाइज हो जाएंगी। साइन 150 को मैंने क्या बोला, साइन 90 प्लस 60 लिखूंगा। ठीक है, टेन 225, इनको आप ऐसी वैल्यूज में ब्रेक करिए कि हर बार आप यहाँ पे 90, 180, 200, ये 270 है, 270 और 360, इनमें आप ब्रेक कर रहे हो इनको। यानी कि इसको आप 270 माइनस करके भी लिख सकते हो, या फिर 180 प्लस 45 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। फिर सेक 135 देखा है, इसे 90 प्लस 45 लिख देंगे, और कोट 45 की वैल्यू तो अपन को पता ही होती है, तो ये एज इट इज रह जाएगा। अब देखिए, साइन 90 प्लस थीटा, ये तो वैसे अपन सोल्व कर चुके हैं, तो इसको तो अपन डायरेक्टली ही लिख देते हैं कोस 60। अगला मैं समझाता हूँ। 10 के अंदर 180 प्लस 45 करना है भाई, ये तो माइनस एज इट इज आ गया। 10 में 180 प्लस 45, 180 यहाँ आए, देखो यहाँ से चलना चालू किया, यहाँ आ गए। अब प्लस कुछ करूंगा थीटा, यानी इस क्वाड्रेंट में आऊंगा, इसमें तो 10 पॉजिटिव रहता है, यानी पहली बात तो पॉजिटिव आएगा, तो ये प्लस और माइनस तो नेगेटिव ही बन जाएगा, तो इस प्लस का कोई रोल नहीं है। और ये वाली लाइन मेरी चेंजिंग भी नहीं होती है, सेम ही रखती है, यानी 10 को 10 ही रख देगी, और थीटा आ जाएगा यानी 45 आ जाएगा। अब सेक 90 प्लस थीटा देखिए, 90 प्लस थीटा मतलब इस लाइन से आएंगे इस क्वाड्रेंट में, इसमें तो सिर्फ दो ही चीजें पॉजिटिव होती है, यानी पहली बात तो ये नेगेटिव आएगा। फिर क्या आएगा, ये लाइन तो चेंजिंग लाइन भी होती है, सेक को किस में बदलती है, कोसेक में बदलती है, यानी कोसेक आएगा। फिर 45 एज इट इज आ जाएगा, और प्लस आ गया कोट 45। छोटा सा कंसेप्ट था जो मैंने आपको समझाया, और ये काफी क्वेश्चंस में काम आता है, लगभग इसके क्वेश्चंस मिल ही जाते हैं। अब देखो कोस 60 की वैल्यू रख रहा हूँ मैं, ये 1/2 आएगी, माइनस में टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। फिर ये माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया। कोसेक 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। कोट 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 से 1 कट गया, 1/2 प्लस 1/√2। एक सेकेंड,
कोसेक 45 1/√2 नहीं होता ना, √2 होता है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, 1/2 प्लस √2, यानी कि ये आंसर आ जाएगा फाइनल आंसर अपना इस क्वेश्चन का। काफी इजी था। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट पे 21। 21 में क्या दे रखा है कि एक सर्कुलर आर्क दे रखा है और ये जो रेडियस है इसकी 15 सेंटीमीटर है, यानी कि ये आर्क अपना यहाँ से लेके यहाँ तक मान लिया, इसकी जो रेडियस है वो 15 है और इसने बोला है कि एंगल जो है वो 60 डिग्री का ये कर रहा है सबटेन। ये पूछ रहा है कि बनाने वाले क्षेत्र का परिमाप ज्ञात कीजिए, पाई की वैल्यू ये लेनी है। मेरे को एक चीज समझाइए, एक फॉर्मूला अपन ने पिछले पीटीएसएस के अंदर काफी बार देखा है कि वैल्यू बटा किसकी और गुणा चाहिए जिसकी होता है अपना फॉर्मूला। एक बात समझना आप कि 2 पाई आर जो होता है वो पूरे सर्कल का पेरीमीटर यानी परिमाप होता है, यानी कि पूरे 360 डिग्री का मान होता है ये। पर मेरे को तो इस बार क्वेश्चन में सिर्फ 60 डिग्री का निकालना है, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा अपना। फॉर्मूला बनाना कोई मुश्किल चीज नहीं है, वैल्यूज पुट करेंगे अपन। 2 इंटू पाई इसने 3.14 रखने को बोला है, रेडियस इसने 15 दे रखी है, बटे आएगा 360, इंटू में आ जाएगा 60। 60 से 360 कटेगा 6 बार, ठीक है। अब 3 से कटेगा ये 2 बार, 3 से कटेगा ये 5 बार, 2 से 2 कट गया, तो 3.14 इंटू 5 कर लेंगे अपन। तो देखो क्या आ जाएगा, 5 चौके 20, 5 एकम 5, 6 7 और 5 थी 15, यानी ये आ गया 15.7। एक सेकंड, अपन ने कुछ कैलकुलेशन में, अच्छा 15.7 आया है, यानी कि अभी तक अपन सिर्फ इसी की वैल्यू निकाल पाए हैं। इसने तो परिमाप इस पूरे उसका बताया था, यानी कि इसमें ये वाली और ये वाली साइड भी तो जुड़ेगी। भाई परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का जोड़ होता है, यानी कि अपन ने ये तो निकाल लिया 15.7, पर ये और ये भी तो ऐड करना पड़ेगा ना, यानी कि 15.7 में ऐड करना है 15 प्लस 15। 2 बार क्यों ऐड किया, क्योंकि 2 बार ऐड होगा, तो 15 और 15 30, इसमें जुड़ेगा तो 45.7 अपना इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन जो है वो एकदम से करेक्ट हो जाएगा। बस आप ये ध्यान रखना कि आप इस क्वेश्चन में 15.7 भी ये दे सकता था ऑप्शन में और बहुत बच्चे करके भी आते हैं उसको, पर ये वाली चीज ऐड करना बहुत जरूरी है। चलते हैं 22 नंबर पे। क्या बोला है कि 2 पाइप्स ए और बी कैन फिल अ टैंक इन 36 एंड 54 मिनट्स, ठीक है। इसने बोला कि जो दोनों पाइप हैं उन दोनों को साथ खोल दिया जाता है, तो कितने मिनट बाद में पाइप बी को बंद करना चाहिए ताकि जो टैंक है वो 24 मिनट में भर जाए। काफी इजी क्वेश्चन है, पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, देखो एलसीएम निकालना भी आसान है, वो भी समझाता हूँ। ए को 36 दे रखा है, बी को 54 दे रखा है। 36 को 6 गुणा 6 लिख सकते हैं, 54 को 6 गुणा 9 लिख सकते हैं। तो भाई 6, तो 6 की पावर कितनी आ रही है, मैक्सिमम 6 की पावर 2 आ रही है, और 9 कितना आ रहा है, एक बार आ रहा है। ये अपना एलसीएम हो जाता है। ऐसे भी कर सकते हो, और भी काफी सारे तरीके हैं एलसीएम निकालने के, बाकी ये आसान है तो ये अपन ने ले लिया। अब देखो इसमें 6 का स्क्वायर पूरा आ गया, यानी बचा क्या है 9, यानी कि इसकी एफिशिएंसी 9 आ जाएगी। इसकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 6 इंटू 9, एक 6 और एक 9 कट जाएगा तो एक 6 बच जाएगा, ये इसकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं। इसने क्या बोला कि पाइप जो है वो बी को बंद कितनी देर बाद में करना चाहिए कि 24 मिनट में पूरा टैंक भर जाए। तो अगर ये पाइप बी को बंद कर रहा है तो ए तो पूरी देर काम कर रहा है। ये बात बहुत ध्यान से सुनना कि इसने जैसे पहले दोनों पाइपों को खोला, फिर दोनों पाइप ने काम किया यहां तक, फिर इसने क्या किया कि पाइप बी को बंद कर दिया, तो ए तो आगे भी काम करेगा, यानी ए तो पूरी 24 मिनट काम करेगा। यानी ए ने 24, अच्छा 6 स्क्वायर इंटू 9 को सोल्व कर लेते हैं, तो 36 इंटू 9, क्योंकि टोटल वर्क निकालना जरूरी है। तो ये आ जाएगा 9 तिया 27, 27 और 5 32, यानी 324 अपना टोटल काम हो गया। अब एक बात बताइए, ए ने 24 मिनट तक काम किया 9 की एफिशिएंसी से, यानी कि ये अपना टोटल वर्क है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। 24 इंटू 9, यानी कि 9 दूनी 18, 19 20 21, 216 काम कर दिया ए ने 24 मिनट में। तो काम बच कितना गया, 324 माइनस 216, 14 में से 6 जाएगा 8 आएगा, 31 में से 21 जाएगा 108 आएगा। ये 108 काम किसका बचा है, बी का बचा है, जो ये 7 कर रहे थे जब। बी की एफिशिएंसी क्या है, 6 है। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, यानी बी ने जो है वो 18 मिनट बाद में बी को बंद कर दिया गया है। बी ने सिर्फ 18 मिनट तक ही काम किया, बचा हुआ काम ए ने 6 मिनट तक अकेले किया है, यानी ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलते हैं 23 पे। इसने क्या बोला है कि एक ट्रेडर है, वो एक मर्चेंट के इतने रुपए ओ करता है, यानी कि ये अमाउंट है अपना पूरा, ठीक है, जो 2 साल के लिए ड्यू है, यानी टाइम 2 साल दे रखा है। लेकिन जो ट्रेडर है वो उसको 18 महीने में सेटल करना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि कम टाइम में सेटल करना चाहता है। ये तो 2 साल है, 18 महीने का मतलब 1.5 साल में ही सेटल करना चाहता है ये। इफ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज 13%, सिंपल इंटरेस्ट में तो रेट सेम रहेगी, यहाँ पे भी 13% रेट है। तो ये बोल रहे हैं कि कितना कैश उसको पे करना चाहिए रुपए के अंदर। काफी इजी क्वेश्चन है, देखो क्या देखते हैं अपन। भाई अमाउंट दे रखा है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट।
11,340 रुपए हैं, ये इसको पे करने हैं। प्रिंसिपल मुझे पता नहीं है, प्रिंसिपल निकालूंगा मैं पहले, फिर आगे का क्वेश्चन सोल्व करूंगा। प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट 13 है, टाइम अपना 2 साल है इस अमाउंट के लिए, यानी 2 और बटे में 100 आ जाएगा। यहाँ से अपन ने पी को कॉमन निकाला तो 1 प्लस 26/100 आया, 26/100 को सोल्व कर लिया, 13/50 बन गया। या फिर 2 से 100 को भी काट के 50 लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और बराबर में 11,340 है। 11,340 बराबर पी, इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम क्या आएगा, 50 आएगा, 50 प्लस 13 63 बनेगा। ठीक है, अब देखो इनको काटना पड़ेगा। काटना किससे है, ये 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि इनका जो सम है वो 9 से होना चाहिए, तो इसका सम हो रहा है 9 से, यानी यहाँ 7 आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा, 9 एकम 9, फिर 9 दूनी 18, फिर 9 छिक्के 54, 1240 आ गया। अब ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 180 आ गया। यहां से अपन प्रिंसिपल निकाल लेंगे, 18 को 5 से गुणा करते हैं तो 90 आता है, 2 जीरो और लग जाएंगे, यानी प्रिंसिपल मेरा 9,000 रुपए आ गया। अब इसने बोला है आगे का काम करना है कि 9,000 रुपए के ऊपर उसको कितने रुपए पे करने चाहिए, कब पे करने चाहिए, जब 13% की रेट लगे 1.5 साल के लिए। 1.5 साल का मतलब 3/2 होता है, बटे 100 आ जाएगा। 00 से 00, 2 से 90 कट गया 45 बार। अब अपन सोल्व कर लेंगे, 45 इंटू 13 को सोल्व करेंगे, 13 पंजे 65, 6 कैरी लगी, 13 चौके 52 और 6 58, 585 को 3 से गुणा कर लेंगे, 5 तिये 15, 8 तिये 24 और 1 25 का 5, 2 कैरी लगी, 5 तिये 15 और 2 17, 1755। ये तो सिंपल इंटरेस्ट आया है, पे कितना करना है, अरे भाई प्रिंसिपल में ऐड भी तो करेंगे, तो 9,000 प्लस 1755 करेंगे तो 10,755, यानी सी ऑप्शन अपना एकदम से करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था। 24 पे चलते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि एवरी मंथ एक आदमी है वो 15 किलो चावल और 10 किलो गेहूं खाता है, यानी कि जो राइस है वो 15 केजी खाता है, और जो व्हीट है या फिर गेहूं भी लिख सकते हैं वो 10 किलो खाता है। एक सेकेंड, हाँ 10 किलो खाता है। आगे ये क्या बोल रहा है कि चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 40% है, यानी कि अगर गेहूं की कीमत 100 है तो 40% है, कम ज्यादा नहीं है। 40% का मतलब 40 रुपए है। ठीक है, ये 40 रुपए पर केजी है, ये 40 रुपए पर केजी है। तो मेरे को एक बात बताइए, अगर अपन इनका टोटल अमाउंट निकाल लें तो 40 रुपए 1 केजी के हैं, 15 केजी के कितने, 600 रुपए हो गए। 10 केजी के हिसाब से, 100 के हिसाब से 1,000 रुपए हो गए। ठीक है, टोटल इतना खर्चा आ रहा है उसका। अब आगे बढ़ते हैं। इसने क्या बोला कि जिसके परिमाण स्वरूप चावल और गेहूं दोनों पर प्रतिमाह कुल खर्च कुछ राशि है। कुल खर्च कुछ राशि अपनी कितनी आ गई, 1,600 रुपए, वो राशि कुल खर्च करता है। आगे चलते हैं। यदि गेहूं की कीमत में 40% की वृद्धि होती है, अब नया डेटा आ रहा है। गेहूं की जो कीमत थी पहले 100 रुपए, अब उसमें 40% की वृद्धि होती है, यानी कि 140 बन जाती है अपनी कीमत। यानी कि इसके हिसाब से अब 10 किलो के कितने रुपए लगेंगे, 1,400 रुपए लगेंगे। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसने क्या बोला कि तो समान व्यय को बनाए रखने के लिए चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की आवश्यकता है, यह देखते हुए कि चावल की कीमत और गेहूं की कीमत की खपत स्तर है वो। कोई बात नहीं, खपत स्तर है, यानी कि 15 किलो ही स्तर करना है, मतलब खपत में आप कमी नहीं कर सकते, मतलब पैसे में कमी करनी पड़ेगी। तो देखो एक बात बताओ मेरे को, 1,400 रुपए गेहूं में खर्च हो गए, टोटल मेरे को 1,600 रुपए खर्च करने थे, यानी कि अब मैं सिर्फ जो है वो चावल के ऊपर 200 रुपए ही खर्च कर सकता हूँ, क्योंकि 1,400 और 200 ही तो 1,600 हो सकता है। ठीक है भाई, पहले चावल पे 1,600 रुपए 600 रुपए खर्च हो रहे थे, अब 200 खर्च हो रहे हैं। कमी मैंने कितने की करी, 400 की कमी कर दी, 600 के ऊपर कमी कर दी, गुणा 100। 00 से 00 कट जाएगा, 4/6 को सोल्व करेंगे, 2/3 आएगा। 2/3 या फिर 200/3, इसका मतलब होता है 66.66%। ये भी बता देता हूँ, 1.3 का मतलब होता है 33.3%। अब इसको अगर मैंने 2 से गुणा किया तो 2/3 बनेगा, तो इधर भी 2 से गुणा करेंगे अपन, यानी 66.67% आ जाता है। काफी इजी क्वेश्चन था ये वाला भी। बस इसमें जो है वो पढ़ना आपको ध्यान से पड़ेगा, बाकी सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन 25 पे चलते हैं। इसमें क्या दे रखा है कि एक टेबल दे रखी है, इसमें एवरेज पूछा क्या है वो देख लेते हैं कि एवरेज नंबर ऑफ ए टाइप ऑफ कार प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग 2011 से 13, 11 से 13 तक इनका एवरेज निकालना है। तो यहाँ लिख लेंगे 1950 और 2520, और क्या दे रखा है 3030। इनको जोड़ेंगे, 0 5 3 8 और 2 10, कैरी लगी 1, यानी 15, 3 4 5 6 और 1 7, 7500। और एवरेज के लिए 3 से भाग दूंगा, क्योंकि एवरेज क्या होता है, सम ऑफ डेविएशन अपॉन नंबर ऑफ डेविएशन, तो 3 डेविएशन है ना अपने, तो ये आ जाएगा 2500। ठीक है, 2500 को रख लेते हैं संभाल के, आगे चलते हैं।
और इज व्हाट परसेंटेज, वो बात की बात है, एवरेज नंबर ऑफ सी टाइप ऑफ कार प्रोड्यूस बाय कंपनी 2010 से 13, मतलब चारों साल का सी का लेना है, यानी कि 1900, 2070 और 2990 और 3040। ये कितना आ जाएगा? जीरो। 9 और 7 16 और 4 20 का जीरो, दो दो कैरी लगी, 9 9 18 और 2 20, फिर दो कैरी लगी, दो 6 और 3 9 और एक 10, 10,000 आ गया। इस बार 4 का भाग देंगे क्योंकि 4 डेविएशन है, तो ये आ जाएगा 2500 आ जाएगा। ये बोल रहा है कि व्हाट परसेंटेज, ये वाला जो है ये इसका कितना परसेंटेज है? 2500 जो है वो 2500 का कितना परसेंटेज है ये पूछ रहा है। 2500 से 2500 कट गया, 100% है ये इसका, यानी ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन थे आज के पेपर के सारे, और थोड़ी सी टेक्निकल इश्यू के कारण कैमरा का अपना इश्यू हो गया, तो उसका कोई बड़ा डील नहीं है इतना। अपन को बस क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना होता है, सॉल्यूशन पे अपन को करना है। तो सॉल्यूशन अपन ने सारे क्वेश्चंस के देख लिए, काफी इजी सॉल्यूशन थे। इसी तरीके से अपन आगे भी पेपर सॉल्व करते रहेंगे, आप बस प्रैक्टिस करते रहिए। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता था कि अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है प्रैक्टिस के टाइम पे, तो आप डायरेक्टली मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इसी वीडियो के नीचे मैंने टेलीग्राम का लिंक डाल रखा है, तो आप डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हो वहाँ पे भी। और दूसरी बात ये कि आप इन पेपर्स को भई थोड़ा-सा इस तरीके से सिंप्लीफाई करिए कि जो भी क्वेश्चन आपको जैसे फर्स्ट टाइम में आ गया उसको छोड़ दीजिए, वो आपको आता है, वो एग्ज़ाम में भी आ जाएगा। जो भी क्वेश्चन में आपको टाइम लग रहा है या फिर जो भी आपको सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, किसी कांसेप्ट में दिक्कत आ रही है, तो वो आप पूरा इस तरीके से पढ़िए कि दोबारा से उस टाइप का क्वेश्चन आपका गलत ना हो। जैसे कि बहुत से बच्चों का बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन गलत होता ही होता है। तो आप भई उसको ऐसा पढ़ लीजिए कि आपको दोबारा से दिक्कत ना आए, या फिर ट्रिग्नोमेट्री के, अलजेब्रा के कुछ ऐसे फ़ॉर्मूलेज़ होते हैं जिनमें उनको दिक्कत आती है। तो प्लीज़ ये चीज़ इस तरीके से कर लीजिए कि दिक्कत ना आए, बाद में रिग्रेट ना हो कि अरे यार ये मतलब नहीं आता था, मैंने पढ़ा भी नहीं और क्वेश्चन भी आ गया, तो वो रिग्रेट रह जाता है फिर उस चीज़ का, ठीक है? बाकी अपन इसी तरीके से पेपर्स को सॉल्व करते रहेंगे। मिलते हैं अपन अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।